हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट जेस के लिए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अगर तुम नेक्स्ट जेस करना चाहते हो तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हें आना ही चाहिए, जो कि है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आज की वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सभी चीज़ को बहुत ही डीपली समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि क्या नीड है। सभी चीज़ हम आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है, पहले उससे स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर हम उसको यूज़ कैसे करेंगे और साथ ही में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे कि हम जो भी चीज़ इस वीडियो में समझेंगे सभी को एक्चुअली प्रैक्टिकली करके हम सभी चीज़ों का यूटिलाइज करें, जिससे कि एक आइडिया हो कि हाँ एक्चुअली में इसका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप तुम्हें इस क्लास का गोल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो लगता है अच्छा तो क्या करना है, वीडियो करना है लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ऐसे ही ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना रखे हैं। सो अगर तुम वेब डेवलपमेंट में कुछ करना चाहते हो, अगर वेब डेवलपमेंट में कुछ चीज़ों को समझना चाहते हो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सो चैनल पे विजिट कर सकते हो। और अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में समझने की कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है। सो देखो, हम एक प्रॉप्स नाम के तुम चीज़ से बहुत ही रूबरू हो गए। ये चीज़ तो बहुत ही हम यूज़ करते हैं जब भी हम रिएक्ट के कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। रिएक्ट हो गया या फिर नेक्स्ट.जेएस हो गया, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस क्या है, रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। तुम प्रॉप्स का यूज़ बहुत करते हो क्या, ठीक है, मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ प्रॉप्स का। प्रॉप्स क्या करता है, हमें एक डेटा को दूसरे, एक जो डेटा है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा है उसको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजने में हमें हेल्पफुल करता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक कोई कंपोनेंट है, मान लो कि comp1 नाम का एक तुम्हारे पास कंपोनेंट है और उसके नीचे एक और है कंपोनेंट जो कि comp2 नाम का है, ठीक है। अब तुम मान लो कि यहाँ से इस वाले से कुछ डेटा तुम इसमें भेजना चाहते हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स। अब मान लो कि इसके नीचे भी कोई एक ट्री है, मतलब एक और कंपोनेंट है। अब मान लो कि उसमें तुम्हें यहाँ से डेटा भेजना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से पहले यहाँ भेजोगे, यहाँ से फिर यहाँ भेजोगे। बेसिकली क्या है, प्रॉप्स हमें क्या करता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जहाँ पर ना जो कंपोनेंट अभी तो 3 ही है, मान लो कि मल्टीपल यहाँ पर कंपोनेंट बने हुए हैं और मान लो कि कंपोनेंट 5 भी है, ठीक है, मोर देन इससे भी है मान लो, ठीक है। और तुम्हें ना यहाँ से कोई डेटा, यहाँ से डेटा तुम्हें यहाँ भेजना है। तो अगर तुम ये काम करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर डेटा भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से तुम्हें इसमें भेजना पड़ेगा, यहाँ से तुम्हें इसमें भेजना पड़ेगा और यहाँ से फिर एट द एंड यहाँ पर भेज के यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो इसमें तुम देख रहे हो कि यहाँ पर इनको कुछ काम नहीं था, इनको कुछ नहीं काम था, जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है इसको भी कुछ काम नहीं था, काम था इसको। लेकिन यहाँ पर क्या किया, ये प्रॉप्स के द्वारा यहाँ पर तुम भेज के क्या करते हो, कोड को मैनेज फॉर्म में नहीं रख पाते हो। तो ये जो चीज़ होता है ना, जिसमें हम, इनको कुछ काम नहीं है प्रॉप्स का, लेकिन फिर भी इनके पास आ रहा है प्रॉप, क्यों, क्योंकि एट द एंड इसको यहाँ भेजना है। तो इस तरीके से अगर तुम डेटा को ट्रांसफर करते हो ना, तो वो क्या होता है, वो प्रॉप डीलिंग कहलाता है। प्रॉप डीलिंग में क्या होता है कि तुम बेमतलब के तुम इसके पास कोड भेज रहे हो, बेमतलब के तुम इसके पास प्रॉप्स भेज रहे हो जो कि इसका नीड नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ डैट कि अगर मान लो कि तुम्हें एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर तुम यहाँ से तुम डेटा यहाँ भेजना चाहते हो, तो ये प्रॉप डीलिंग मेथड को तुम यूज़ ना करते हुए तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें एक ग्लोबल यानी ग्लोबल स्टोर बनाने में हेल्पफुल होता है। अब बेसिकली इसको तुम समझ सकते हो ना कि एक स्टोर रूम, एक घर का जो स्टोर रूम होता है उसमें क्या होता है, घर के जितने भी नीडेड सामान है सभी तुम्हें उस स्टोर रूम में मिल जाएंगे। चाहे वो किचन से रिलेटेड सामान हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड सामान हो, सभी क्या होते हैं तुम्हें यहाँ स्टोर रूम में मिल जाते हैं। सेम अगर तुम्हें मान लो कि यहाँ से कोई चीज़ें तुम्हें भेजना है, तो तुम ये प्रॉप डीलिंग मेथड को करने की जगह तुम क्या कर सकते हो, ये जो भी डिटेल है ना तुम इस स्टोर रूम में डाल सकते हो। मान लो कि कोई ए नाम का डेटा है जिसको तुम्हें यहाँ भेजना है, इस वाले में भेजना है, ठीक है। तो तुम इंस्टेड ये प्रॉप डीलिंग के मेथड को करते हुए, यानी यहाँ से यहाँ भेजो, यहाँ से यहाँ भेजो, यहाँ से यहाँ भेजना, यहाँ से यहाँ भेजना करने की जगह तुम क्या कर सकते हो, इस ए डेटा को तुम इस स्टोर रूम में स्टोर कर सकते हो। देन आफ्टर जैसे ही तुम इस स्टोर रूम में इसको डेटा को डालोगे, इसके बाद इस डेटा को बिना प्रॉप डीलिंग करे हुए तुम इन कंपोनेंट में से किसी में भी इसका यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि अब तुम्हें प्रॉप भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने इस स्टोर रूम में डाल दिया ना विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट,
तो तुम अब इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, या तो इसमें यूज़ कर सकते हो, इसमें यूज़ कर सकते हो, इसमें यूज़ कर सकते हो, इसमें भी और इसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि तुम्हें बार बार प्रॉप्स भेजकर डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो चलो बहुत ही कम कंपोनेंट है, 5 ही कंपोनेंट है, तो तुम प्रॉप्स के द्वारा भेज सकते थे। बट मान लो कि एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है जहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स है, अगर तुम्हें वहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो तुम प्रॉप्स करते करते ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वहाँ पर ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक डेटा है जो कि एक कंपोनेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है या फिर मल्टीपल कंपोनेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो उसको तुम प्रॉप्स के जरिए ना भेजकर उसको क्या करते हो, इस स्टोर रूम में डाल देते हो, और जैसे ही ये स्टोर रूम में आता है वो डेटा, अब वो डेटा किसी भी कंपोनेंट के द्वारा बहुत ही ईजी वे में यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप एक आइडिया मिल गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है इसका एक्चुअली में काम क्या है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। अब चलते हैं इसका यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम ये स्टोर रूम बना सकते हैं। ये तो नहीं है कि डायरेक्टली एक स्टोर रूम बन जाएगा, नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर हुक्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट का हुक है, ठीक है। सो चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या कर लेना है, एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बना लेना है। तो जल्दी से एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन आफ्टर हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ये सारे काम कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब तुम यहाँ पर जाकर देखोगे, इसको मैंने सर्वर को रन कर रखा है, तो नॉर्मली क्या दिख रहा है, अभी पेज दिख रहा है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स को बना लेता हूँ, तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऐप फोल्डर में कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, डायरेक्टरी। सो कंपोनेंट, ठीक है। अब कंपोनेंट में मान लो कि एक कोई भी कंपोनेंट बना लेते हैं, डमी डॉट JSX, और एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, अब मान लो dummy2.jsx। नाम में क्या रखा है भाई, नाम कुछ भी डाल लो, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक ऐसा मतलब जो स्टोर बनाऊँ, स्टोर में मैं कुछ ऐसे डेटा डालूँ जो मैं इसमें भी एक्सेस कर सकूँ और इसमें भी एक्सेस करूँ। तो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले RFC से हम ये क्या करते हैं, स्निपेट्स को बना लेते हैं, और सेम चीज़ इसमें भी करते हैं, दोनों में हम बना लेते हैं। और हम चाहते हैं कि दोनों में जो भी चीज़ हम लेकर आए ना ग्लोबल से, वो दोनों में आ जाए, इसमें भी आ सके और इसमें से आ सके। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मतलब यही है कि अगर तुमने उसको ग्लोबल में डाल दिया, अब उसको तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कंपोनेंट से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम पेजेस में डाल देते हैं, यानी पेजेस वाली डायरेक्टरी में डाल देते हैं। तो देखो क्या कर देते हैं, dummy1 को भी लेकर आ जाते हैं और dummy2 को भी लेकर आ जाते हैं। तो डमी को पहले लेकर आ गए, देन आफ्टर dummy2 को भी यहाँ पर रेंडर कर देते हैं, तब जाके हम उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझेंगे, मतलब बनाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे जैसे dummy2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ डमी आ रहा है, ठीक है। अभी अब जाके देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें अभी तुम्हें अगर यहाँ पर रिफ्रेश करते हो इसको, तो तुम्हें यहाँ पर डमी और dummy2 दिखेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो भी डेटा डालूँ, मैं पहले वाले कंपोनेंट में भी दिखा सकूँ, दूसरे वाले कंपोनेंट में भी दिखा सकूँ, यानी यहाँ भी एक्सेस कर सकूँ और यहाँ भी एक्सेस कर सकूँ। चलो अब हमें क्या करना है, उसको करने के लिए हमें क्या करना है, रूट डायरेक्टरी में कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर बना लेना है। तो रूट डायरेक्टरी में क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर बना लेते हैं, जहाँ पर अपने जो ग्लोबल स्टोर है बेसिकली हम वहीं पर हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर एक फाइल बना लो, किसी भी नाम से बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। वही हमारा एक्चुअली में होगा ग्लोबल स्टोर, जिसके अंदर हम कोई भी डेटा अगर डालेंगे तो उस डेटा को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट में हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं नाम डाल देता हूँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, नाम कुछ भी डाल सकते हो, मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ .js, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है एक हुक को। कौन सा हुक है, वो है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। कौन सा है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्या है, रिएक्ट से आएगा। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, इंपोर्ट करना है ना मुझे, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रिएक्ट से मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लेकर आ गया। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, बेसिकली हुक है जो कि क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने में हेल्पफुल होगा। नाम है जैसा वैसा ही काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को लेकर तो आ गए, अब चलते हैं कॉन्टेक्स्ट को बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लेंगे साथ में इसको, जैसे कि बाद में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किस नाम से बनाएंगे, नाम डाल लेते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी नाम डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि यही डालो। तो मैं ले लिया हूँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो कि हमने इंपोर्ट किया उसी से हम इसको क्रिएट करेंगे, यानी कॉन्टेक्स्ट को बेसिकली इसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या हुआ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नाम का एक हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें अगर डेटा को ग्लोबली ऐसे बनाना है कि ग्लोबली उसको एक्सेस किया जा सके कहीं किसी भी कंपोनेंट से, तो हमें प्रोवाइडर भी देना पड़ेगा। प्रोवाइडर के लिए हमें क्या करना है, प्रोवाइडर बनाना है। तो कॉन्स्ट पहले ग्लोबल हमने बनाया था कॉन्टेक्स्ट, अब बना लेते हैं ग्लोबल प्रोवाइडर जिसके अंदर हम डेटा को डालेंगे। तो ग्लोबल प्रोवाइडर डाल देते हैं और इसमें एरो फंक्शन को हम चला देते हैं। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब रिटर्न देखो क्या है, इसका जो सिंटेक्स है वो समझ लो, क्या बहुत ही आसान है। एक दो बार अगर इसको करोगे ना ट्राई तो सब समझ में आ जाएगा। रिटर्न क्या करेगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमने ऊपर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा डॉट प्रोवाइडर। फिर से ग्लोबल प्रोवाइडर के अंदर क्या करो, ग्लोबल जो रिटर्न देगा क्या होगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। ये सिंटेक्स है जो कि तुम अगर एक दो बार करोगे तो इसको आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरीके से वर्क करता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या करेगा, जितने भी जहाँ भी हम डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे ना, वो डेटा को यहाँ पर लेकर आ जाएगा और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉप्स डाल दिया, और प्रॉप्स डालने के बाद ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ना, यहाँ पर तुम्हें जो भी डेटा एक्सेस करना चाहते हो उसको हम यहाँ पे चाइल्ड डाल देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट चाइल्ड, चिल्ड्रेन। ठीक है, ये हो गया। अब इतना चीज़ हो चुका है, अब हमें क्या करना है, डेटा को पास भी करना है। अब यहाँ पर हमें कोई डेटा उतनी बनाए जिसको हम ग्लोबली डालना चाहते हैं। तो मान लो कि मैंने ग्लोबली डेटा बनाना चाहता हूँ, जैसे कॉन्स्ट नाम का एक हमारा मान लो वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, कॉन्स्ट काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर क्या हो, 0 स्टोर हो। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ग्लोबली एक्सेस करवा दो। ग्लोबली एक्सेस मतलब कि ये जो है वेरिएबल काउंट नाम का, ये कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट एक्सेस कर सके, ये भी एक्सेस कर सके, ये भी एक्सेस कर सके। और इसके लिए क्या करें, इसको ये ना करना पड़े कि इसको प्रॉप्स के द्वारा प्रोवाइड करना पड़े, ये ना हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे और इसको बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर इक्वल टू डाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल है ना, ये क्या ग्लोबली एक्सेस हो सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ तुमने बना दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइड लिखा ना, यहीं पे जिस चीज़ को भी तुम्हें भेजना है, एज अ ग्लोबली बनाना है, उसको एक वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट में डाल दो। तो यहाँ पर मुझे किसको भेजना है, काउंट को भेजना है। तो काउंट क्या होगा, अब ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा। काउंट का यहाँ स्पेलिंग गलत है, तो काउंट डाल देते हैं। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पर जिसको भी भेजना है तुम्हें यहाँ पर इसमें डाल देना है। ठीक है, अब काउंट की जगह ना, काउंट तो है ही, साथ में एक चीज़ और, एक और वेरिएबल डालना चाहता हूँ, एक और वेरिएबल को मैं एक्सेस करवाना चाहता हूँ लोगों से। तो मान लो कि एक नेम नाम का एक वेरिएबल को एक्सेस करवाना चाहता हूँ जिसमें रोहित कुमार लिखा हो, या फिर चलो सब्सक्राइब लिखा हो, सब्सक्राइब। ठीक है, ये हो, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों हो जाए। तो जो दोनों भेजना है तो तुम्हें कॉमा में डाल के उस दूसरे वाले को भी भेज देना है। इससे क्या होगा, ये दोनों अब एक्सेसिबल होंगे कहाँ से, किसी भी कंपोनेंट से। लेकिन अब यहाँ पर भी एक चीज़ है, ये तभी एक्सेस होंगे जब ये जो कंपोनेंट है ना, वो रैप हो इनके बीच में। अब रैप कहाँ से कर सकते हो, पेज डॉट जेएसएक्स में देखो, पेज डॉट जेएस जो है वहीं पर दोनों कंपोनेंट यहाँ पर आ चुके हैं। ये तभी वो जो ग्लोबल जो हमारा स्टोर रूम था ना जिसमें डेटा था, इस डेटा को तभी वो एक्सेस कर सकते हैं जब ये जो पेज है या फिर कहीं भी ये क्या हो, उनके अंदर उसके प्रोवाइडर है ना, जो यहाँ पर प्रोवाइडर था हमारा, कहाँ गया प्रोवाइडर, एरा ग्लोबल प्रोवाइडर, इसके अंदर रैप अप हो। तो रैप करने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, इस ग्लोबल प्रोवाइडर को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्टली। तो ग्लोबल प्रोवाइडर, एरा ग्लोबल प्रोवाइडर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली जिस जिस कंपोनेंट में तुम एक्सेस करवाना चाहते हो ना, उन सारे कंपोनेंट को ग्लोबल प्रोवाइडर के अंदर रैप अप कर दो। जितने तुम कंपोनेंट को रैप करोगे, वो सारे कंपोनेंट उसके अंदर के डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को यूज़ करवाना है तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल प्रोवाइडर को यहाँ पर बुलाएंगे और इसके अंदर इन दोनों कंपोनेंट को हम रैप कर देंगे। अब रैप कर दिया है तो अब क्या कर सकते हो सकता है, ये दोनों जो कंपोनेंट है, अगर इससे ज़्यादा भी तुम्हारे पास कंपोनेंट है जिसको तुम एक्सेस करवाना चाहते हो, तो उनको क्या कर देना, इनके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों इसके अंदर के डेटा को यूज़ कर सकते हैं, यानी ये जो डेटा था ना नेम नाम का और साथ में काउंट नाम को, उसको यूज़ कर सकता है। चेक करें कैसे यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जाना है इन दोनों डेटा पे, पहले चल लेते हैं डमी वाले डेटा पे, और यहाँ पर मुझे इसका कुछ काम नहीं है। अगर तुम्हें उसको यूज़ करना है तो तुम्हें क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर तुम डेटा को स्टोर करोगे। तो मान लो कि मैं कॉन्स्ट और यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट डेटा नाम से बना लेता हूँ एक वेरिएबल, कॉन्टेक्स्ट डेटा।
इसमें अगर तुम्हें ये जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है ना उसको अगर यूज़ करना है तो तुम्हें तो यहाँ पर एक और हुक को तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जैसे इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट डालोगे तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट देखो आ गया रिएक्ट की तरफ से, और यहाँ पर तुम्हें जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था ना यहाँ पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नाम का, यहाँ पर देखो अगर तुम इसको ऊपर करोगे तो देखो यहाँ पर हमने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना, उसको तुम्हें यहाँ पर डाल देना है, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारे डेटा जो थे ना यहाँ से जो हमने भेजा था, ये जो स्टोर रूम से भेजा था, वो सभी इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अगर तुम्हें चेकआउट करना है तो तुम्हें बस क्या कर लेना है, कंसोल कर लेना है, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हमें कॉन्टेक्स्ट डेटा को कर लेना है। तो अगर तुम अब जाके देखोगे ना वेबसाइट पे, तो पहले तो यूज़ क्लाइंट के लिए बोलेगा तुम्हें, हाँ क्यों कह रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं किसका, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हुक्स का, तो यहाँ पर हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसको यूज़ क्लाइंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, ये सर्वर साइड रेंडरिंग ना होकर क्या हो जाए, ये जो रेंडरिंग हो जाए सर्वर साइड से हट कर ये फ्रंट एंड में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह और बोल रहा है हमें इसको यूज़ क्लाइंट डालने के लिए, वो कहाँ है, ग्लोबल डॉट जेएस में, क्योंकि ग्लोबल डॉट जेएस में भी हमने यूज़ किए थे वो हुक्स का, देखो यहाँ पर भी हमने हुक्स का यूज़ किया था ना, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसको क्लाइंट साइड ना हटा, इसे क्लाइंट साइड बनाना है, तो सर्वर साइड से हटा के हमें क्या करना है, इसको क्लाइंट साइड बनाना है, तो यहाँ पर हम क्लाइंट डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर लिए, जैसे ये कर लेंगे तो क्या होगा, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से कुछ आ रहा है क्या, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, यू आर इम्पोर्टिंग भाई, हाँ मैंने यूज़ क्लाइंट बना दिया है, इसको नहीं हुआ है क्या, CLIENT, अच्छा स्पेलिंग गलत है, देखो यूज़ क्लाइंट बना दिया। अब ये रिफ्रेश होगा और हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट सी क्लिक करोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली कंसोल ओपन हो जाएगा। अब कंसोल में देखते हैं कि क्या डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। सो देखोगे तो देखो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है, दिख रहा है ना ये डेटा, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है, इसको क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे डेटाज आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो, एक नेम है जिसके अंदर लिखा है सब्सक्राइब नाउ, और काउंट है जिसके अंदर 0 लिखा हुआ है, यानी हाँ हमारा डेटा आ रहा है। तो इसको अगर तुम्हें दिखाना है, मुझे दिखाना है, तो किस तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो, तो देखो इसके अंदर डेटा स्टोर है ना, ठीक है, यहाँ पर सॉरी डमी वे चलते हैं, किसके अंदर डेटा हमारा स्टोर है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट नाम, कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर हमारे जो डेटा है वो स्टोर है। तो अब कंसोल तो हो ही रहा है, साथ में हम चाहते हैं कि इसको हमें टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसका। अब क्या एरे के फॉर्म में था, तो कॉन्टेक्स्ट डेटा डॉट, हमें किसको एक्सेस करना है, हमारे पास दो चीज़ थे, एक था काउंट था और एक क्या था, डेटा सॉरी नेम था। तो मान लो अगर तुम्हें नेम चाहिए तो यहाँ पर बस नेम लिख दो, क्या होगा, वो नेम यहाँ पर तुम्हें एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि देखो एक सब्सक्राइब नाउ आ गया ना। अब अगर मान लो कि काउंट को भी तुम्हें चाहिए, तो इसी के बगल में अगर उसको भी तुम्हें चाहिए, तो बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो डेटा है इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर है डॉट काउंट, तो जैसे इसे करोगे तो जो काउंट के अंदर जो वेरिएबल थे वो भी देखो यहाँ पर आ गया, 0 आ गया। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर यही डेटा तुम्हें अब इसके अंदर भी यूज़ करना है तो तुम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने पेज डॉट जेएस में भी जो डमी 2 था उसको भी रैप किया था। तो अगर इसमें भी तुम जाके वही सेम प्रोसीजर को करते हो, प्रोसीजर क्या है एक बार और मैं बता देता हूँ। पहले क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बना लेना है जहाँ पे डेटा को स्टोर करेंगे। तो कॉन्स्ट किसी भी नाम से बना सकते हो, मैं डाल लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट डेटा टू इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने में हेल्पफुल होगा हमारे लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था ना, यहाँ पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नाम से हमने बनाया था, उसको हमें यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर डाल देना है। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, अब जैसे ही तुमने इसे डाल दिया तो क्या हुआ, इसके अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा थे सभी इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब इसको तुम्हें अगर यूज़ करना है तो डमी 2 के अंदर भी जो चीज़ हमने वहाँ किया था वही चीज़ तुम यहाँ भी कर सकते हो। क्या, यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट डेटा टू डॉट नेम। जैसे ही नेम करोगे तो क्या हुआ, इसके अंदर दोनों डेटा थे, काउंट का भी डेटा था, नेम का भी डेटा था। अभी तुमने नेम को एक्सेस करने के लिए बोला है, तो तुम देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें नेम यूज़ हो जाएगा। बट देखो यहाँ पर भी हम हुक्स का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट। आफ्टर डैट अब जाके अगर तुम देखते हो यहाँ पर, तो क्या होगा, तुम्हारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो देखो यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ आ गया। अगर तुम काउंट के भी वैल्यू को भी चाहते हो तो यहाँ पर फिर से क्या करो, इसी के अंदर फिर से क्या करो, तुम काउंट को भी ला सकते हो। तो काउंट को लाने के लिए क्या करना है, फिर से कॉन्टेक्स्ट डेटा टू जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर है और काउंट डाल दो। तो क्या होंगे, ये सारे जो डिटेल्स हैं सभी तुम्हारे पास यहाँ पर एक्सेस
हो जाएंगे। तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहीं पे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई और कंपोनेंट है, यहाँ पे मान लेते हैं फेक कंपोनेंट नाम का एक है। अब नाम मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, इसका जरूरी नहीं है कि तुम यही नाम दो, बट मान लो कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि यहाँ पर पेजेस में है, पेजेस के अंदर है, बट क्या है, ये जो इसके अंदर रैप अप नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये डेटा को इसके जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमने डेटा बनाया था, क्या वो ये एक्सेस कर सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। वही एक्सेस कर सकते हैं जो इसके अंदर रैप अप है। तो अगर तुम यहाँ पर जाकर तुम बनाते हो तो ये जो है वो एरर थ्रो करेगा तुम्हें, देखना। कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा 3, ठीक है, इक्वल टू, जैसे यहाँ पर करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को तुम डालते हो तो यहाँ पे देखो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आ गया। अगर तुम अब इसको कंसोल करना चाहते हो तो कंसोल करके देख लो, ये कंसोल एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे चल के देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा यहाँ पर भी तुम्हें यूज़ क्लाइंट देना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर भी हुक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ भी तुम यूज़ क्लाइंट दे दो। जहाँ जहाँ भी तुम यूज़ करोगे ना हुक्स के, तो मेक श्योर करना कि वहाँ पर यूज़ क्लाइंट दे दो। जैसे क्या होगा, वो सर्वर साइड रेंडरिंग की जगह वो क्लाइंट साइड हो जाएगा, क्योंकि जब तुम हुक्स का यूज़ करते हो तो उसे क्लाइंट साइड में रेंडरिंग होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, कैन नॉट एक्सेस, कि ये एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर रैप अप नहीं है। लेकिन अगर देखो अगर यही चीज़ मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि इसको मैं फिर से रैप करवा दूँ, देखो अगर मान लो कि यहाँ डाल देता हूँ, तो नाउ जो एरर थ्रो हो रहा था वो एरर हट जाएगा और वो भी उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ पर क्या अभी भी एरर आ रहा है, कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग करना है ना, मैं कहाँ गया, फेक डॉट JSX, कंसोल डॉट लॉग कहाँ गया, ये रहा डॉट लॉग। और तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई कंसोल डॉट लॉग के कारण ही हो रहा था दिक्कत, तो तुम देखो फिर से मैं इसे बाहर निकल के डाल दूँ तो देखना क्या होगा, अभी भी एरर थ्रो करेगा। देखो यहाँ पर एक बार डेटा को कंसोल करवा लेने दो। अच्छा ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट C से करके देखो, यहाँ पर एरर होगा कंसोल में। देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ गया, वो ऊपर वाला उसके कारण आ रहा है जो हमने डमी वाले में डाला था कंसोल, उसके कारण आ रहा है। यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं अगर उसको डालता हूँ इनसाइड ग्लोबल प्रोवाइडर के, तो अब क्या होगा, देखो वो जो अनडिफाइंड होगा वो हट जाएगा। तो अब कंसोल करके देखोगे तुम यहाँ पर, तो देखो क्या है, जो अनडिफाइंड था वो हट गया, और उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट आ गया और जिसके अंदर नेम और काउंट है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि वही कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है जो कि उसके अंदर रैप अप हो, किसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो प्रोवाइडर था ना ग्लोबल प्रोवाइडर, उसके अंदर रैप अप हो। अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब एक छोटा सा चीज़ करते हैं, एक हम अभी तो हमने क्या किया, हमें कुछ वेरिएबल्स को भेजा। इसके अंदर तुम कुछ भी भेज सकते हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी। मान लो कि अगर तुम कोई यूज़ कॉन्टेक्स्ट के द्वारा बना कुछ यूज़ कॉन्टेक्स्ट भेजना चाहते हो, यानी यूज़ कॉन्टेक्स्ट से तुम मान लो कि तुमने कोई एक वेरिएबल्स बनाए, कुछ वेरिएबल बनाए, अगर तुम उसको भेजना चाहते हो तो वो भी तुम भेज सकते हो। मैं दिखाऊं किस तरीके से, देखो मान लो कि तुमने बनाया कॉन्स्ट COUNT काउंट और सेट काउंट, और अगर तुम मान लो कि यूज़ को भेजना चाहते हो तो यहाँ पर पहले यूज़ स्टेट कर लेते हैं, और जिसके अंदर हम मान लो 0 डाल देते हैं। तो अगर मान लो कि तुम इसको भेजना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर उसे एज ए वैल्यू भेज देना है। तो जो भी चीज़ तुम्हें एक्सेस करना है उसको तुम्हें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो सेट, तो ये दोनों को हमने भेज दिया। अगर तुमने इन दोनों को भेज दिया तो क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो। सो अगर तुम एक्सेस करना है तो क्या करना है, मानो को डमी वाले में एक्सेस करना है तुम्हें, तो अब नेम की जगह तुम क्या कर लो, यहाँ पर अगर तुम लिख दोगे काउंट, तो क्या होगा, तुम काउंट को तो एक्सेस कर ही सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इसको हटा देते हैं। एक छोटा सा मैं तुम्हें एक चीज़ भी दिखा देता हूँ। मान लो कि तुम एक चीज़ बनाना चाहते हो जिसके अंदर एक काउंट दिखे, H1 के अंदर तुमने एक काउंट दिखाया। तो अगर अभी तुम जाके देखते हो यहाँ पर, तो पहले देखो यहाँ पर तुम्हें 0 दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है, काउंट के कारण दिख रहा है वैल्यू, काउंट के कारण तुम्हें दोनों में वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 0 दिख रहा है। इसके अंदर नेम नहीं दिखेगा क्योंकि हमने नेम पास नहीं किया था, तो नेम को हटा देते हैं। तो अभी तुम अगर देखोगे तो क्या होगा, दोनों में 0 दिख रहा है। अब तुम चाहते हो, देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, 0 दिख रहा है। अब तुम चाहते हो कि ना इसके नीचे एक बटन आ जाए, क्या आ जाए, एक बटन आ जाए, किसी में भी एक बटन डाल दो तुम।
किसी में भी एक बटन डाल दो। मान लो कि फेक वाले में एक बटन डाल देते हैं, फेक वाले में एक बटन डालते हैं। चलो फेक के अंदर एक बटन डालते हैं। मान लो कि क्या, एक प्लस प्लस नाम का एक बटन डाल दो, और तुम चाहते हो कि कोई भी अगर पर्सन इस प्लस प्लस पे क्लिक करे तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 0, ये 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते रहे। तो यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है क्या? कोई भी नहीं, कोई एरर नहीं है अभी। ठीक है, तो अगर ये चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑन क्लिक। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें एक्सेस करना है सेट काउंट को या फिर तुम्हें एक्सेस करना है काउंट को, तो तुम्हें मैंने बताया था कि किस तरीके से कर सकते हो। अभी हमारा सभी डेटा किसके अंदर स्टोर है? अभी हमारा डेटा सभी इसके अंदर स्टोर है, कॉन्टेक्स्ट डेटा 3 में। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक फंक्शन एरो फंक्शन चला देना है, जिसके अंदर तुम देखो काउंट की अगर वैल्यू को तुम्हें चेंज करना है, तुम क्या चाहते हो कि ये एक एक करके ऊपर हो, जो हमारा वो नंबर्स था वो एक एक करके ऊपर हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम सेट काउंट को लेकर आए हो, कहाँ से? इसके अंदर जो सेट काउंट है, तो तुम्हें इसके अंदर से सेट काउंट को निकालना पड़ेगा। डॉट सेट काउंट, उसको तुम क्या करना चाहते हो, उसको तुम बढ़ाना चाहते हो। कितना? जो काउंट की वैल्यू है उससे एक बढ़ाना चाहते हो। तो काउंट की वैल्यू को तुम कैसे लेकर आओगे? सिंपल, फिर से वही तुम कॉन्टेक्स्ट डेटा 3 करोगे, क्योंकि इसके अंदर ही काउंट है, +1 करना चाहते हो, यही करना चाहते हो ना। देखो इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो काउंट की जो वैल्यू है वो इसी के अंदर स्टोर है ना। तो अब अगर तुम यहाँ पर जाके देखते हो और इस प्लस पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, देखो एक एक करके नंबर बढ़ रहा है, दिख रहा है? आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट तुम बना सकते हो। अब इसमें मैंने तुम्हें यूज स्टेट को तो मैंने पास करके तुम्हें दिखवाया ही, वेरिएबल पास करके दिखाया। तुम इसमें कुछ भी पास कर सकते हो, कुछ भी। अगर तुम मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हो तो तुम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम बोलोगे तो मैं इसको दिखा दूंगा, अदरवाइज ठीक है एक बार कर लेते हैं। चलो कॉन्स्ट, और यहाँ पर मान लेते हैं ओबीजे नाम से तुम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जिसके अंदर क्या है, नेम। ठीक है, अगर ये नेम चाहिए तुम्हें, मान लो क्लास पास करवा रहे हो, ठीक है, ये और तुम इसको यूज़ करना है, तो तुम्हें बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो तुम पहले काउंट और सेट काउंट को भेज रहे थे, इंस्टेड ऑफ डेट अब क्या करना है तुम्हें, ये जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको भेज दो। तब क्या होंगे, अब सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन? जो कि प्रोवाइडर के अंदर होंगे। अगर तुम इसको यूज़ करें तो अब क्या करोगे तुम, इंस्टेड ये काउंट को लेने की जगह तुम क्या कर सकते हो, अब उसको मैप फंक्शन से उसके डेटा को लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाय द वे तुम्हें दिख रहा है कि ये डेटा पास हो चुका है। तो तुम कैसे करोगे, अभी देखो डेटा सभी स्टोर कहाँ पर है, यहाँ पर स्टोर है ना कॉन्टेक्स्ट डेटा में। तो तुम क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट डेटा डॉट मैप चला सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आइटम आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, आइटम, अच्छा एक चीज़ और, कॉन्टेक्स्ट डेटा डॉट ओबीजे है ना, डॉट, ठीक है, डॉट मैप आइटम, इसके अंदर तुम एरो फंक्शन चलाओ। क्या कर रहा हूँ यार मैं, बैक हो जाते हैं। इसके अंदर एरो फंक्शन चलाओ और यहाँ पर तुम उसके डेटा को फेच कर सकते हो। तो एल आई के अंदर तुम क्या डाल दो, आइटम। ठीक है, आइटम डॉट नेम डालोगे तो नेम आ जाएगा। अच्छा, अब तुम इस तरीके से कर रहे हो मैप फंक्शन चाहे तो कीवर्ड भी देना पड़ेगा, तो की में तुम इंडेक्स भेज दो, तो यहाँ पर इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा। की देना जरूरी है। तो तुम अगर अब जाकर तुम वहाँ पर देखते हो तो कोई अगर एरर ना आए, कैन नॉट बी प्रॉपर्टी, देखो तो यहाँ पे क्या रोहित कुमार दिख रहा है। रोहित कुमार कहाँ से आ रहा है, ये रोहित कुमार वहीं से आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर भेजा था। अगर तुम यहाँ पर क्लास भी एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम देखो इसकी जगह यहाँ पर तुम क्लास भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे, आइटम डॉट क्लास, जाके देखो वहाँ पर तुम्हें 12th जो हमने क्लास पास किया था वो भी तुम्हें दिखने लगेगा। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम यूज़ कर सकते हो। और हमने एक छोटा सा वो भी बना लिया कि किस तरीके से तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। हमने ये भी देखा कि सिर्फ वही कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि उसके अंदर रैपअप है, पेज डॉट जेएस जो था ना उसके अंदर रैपअप है। अगर वो रैपअप है देन आफ्टर ही वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो यूज़ नहीं कर सकते। क्या इसमें हम कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को सेंड कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी सेंड कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एरे, कुछ भी तुम सेंड कर सकते हो, जो कि तुम्हें मैंने करके दिखाया। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ होता है,
सो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पे पहली बार आए हो तो यार और भी वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, जाके गो थ्रू करो और तुम्हें बहुत ही नॉलेज मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो कि ईजी वे में चीज़ों को समझना, वेब डेवलपमेंट की जर्नी में बहुत अच्छा करना, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो भी चीज़ हम करेंगे सभी बहुत ही ईजी वे में करेंगे और साथ ही में मीनिंग समझ के करेंगे कि अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है। रट्टाफिकेशन तो कैसे भी हो जाएगा, मीनिंग समझ के करेंगे तो हमें बहुत टाइम तक याद रहेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।